नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पार्वती गोदारा इतिहास सब्जेक्ट से राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़। मध्यकालीन भारत का इतिहास BA द्वितीय वर्ष के लिए अपन कर रहे थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साधनों का सर्वेक्षण पहला टॉपिक अपन कर चुके थे। भारत में तुर्की शासन की स्थापना, ये चैप्टर अपना चल रहा था। तुर्की शासन की स्थापना एक क्लास इस पे कंप्लीट हो गई थी। दूसरी क्लास में तुर्की शासन की स्थापना को निरंतर करेंगे। पहली क्लास में महमूद गजनवी, उसके आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव रहा, ये अपन ने देखा। गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी का आगमन हुआ, तो गोरी का कंटिन्यूस करते हैं, देखते हैं। मोहम्मद गोरी गजनवी की मृत्यु के पश्चात जो गजनी राज्य था, हिरात के मध्य स्थित था, गोर के पहाड़ी प्रदेश में नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश के शासक गियासुद्दीन ने गजनी के अंतिम सुल्तान खुसरो का, महमूद गजनवी उसकी मृत्यु के पश्चात तो गजनी वंश का अंतिम सुल्तान था खुसरो, उसका वध कर गजनी पर अधिकार कर लिया। किसने? गियासुद्दीन ने। 1173 ईस्वी में गियासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गजनी का प्रांतपति नियुक्त कर दिया। यही शहाबुद्दीन आगे भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी जो भारत पर आक्रमण किए, भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे वो अपन देखते हैं। जैसे महमूद गजनवी के कारणों का अपन ने अध्ययन किया कि महमूद गजनवी भारत पर उसके आक्रमण के कारणों में यश की प्राप्ति, धन प्राप्ति या फिर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार, मुख्य रूप से जो दो कारण थे इतिहासकारों में जो विवादित रहे कि धन की प्राप्ति उसका उद्देश्य था या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो ये अपन ने देखा था। उसी क्रम में मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे? तो पहला, गजनवी वंश के साथ वैमनस्य। गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो गजनी से भागकर पंजाब चला आया था, अतः उसको हराने के लिए पंजाब पर आक्रमण करना जरूरी था। तो खुसरो को पराजित करने के लिए, फिर उसका परास्त करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए महमूद गोरी पंजाब पर आक्रमण करना अपरिहार्य था या उसके लिए अनिवार्य था। तो पहला कारण ये। दूसरा, पंजाब तथा मुल्तान पर अधिकार का दावा। क्योंकि गौर वंश स्वयं को गजनी वंश का उत्तराधिकारी मानता था, अतः इन दो प्रदेशों पर उसका अधिकार होना जरूरी था। गौर वंश खुद को गजनी वंश का उत्तराधिकारी मानता था और गजनी ने पंजाब और मुल्तान पर अधिकार किया था, तो उत्तराधिकारी होने के नाते मोहम्मद गोरी चाहता था कि उसी प्रदेश पे मेरा भी अधिकार हो। नेक्स्ट, ख्वारिज़्म के शाह से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए पंजाब पर पूर्ण अधिकार की आवश्यकता थी। अब इतिहासकार AL श्रीवास्तव कहते हैं कि मोहम्मद गोरी का संघर्ष ख्वारिज़्म के शाह के साथ चल रहा था। ख्वारिज़्म का साम्राज्य गजनी के गौरवंश के पश्चिम में स्थापित था, तो उसके साथ उसका संघर्ष चल रहा था, अतः भारत की ओर की सीमाओं को सुरक्षित करना उसके लिए आवश्यक था। तो ये एक राजनीतिक या कूटनीतिक चाल कही जा सकती है। उसके पश्चिम में स्थित ख्वारिज़्म के शासक के साथ वहाँ अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के क्रम में उसने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, यश की प्राप्ति। हर कोई शासक चाहता है, उसकी इच्छा होती है साम्राज्य विस्तार करने की, अपना नाम करने की। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य उसका यश की प्राप्ति माना जाता है। सैनिक सफलताएं उसे यश दिलाने में सहायक होती थी, तो उसने अभियान आरंभ किया। नेक्स्ट, साम्राज्य की स्थापना। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भी कहा जाता है कि उसने भारत पर आक्रमण किया। और लास्ट, इस्लाम की सेवा। मोहम्मद गोरी के विचार में जो भारत में साम्राज्य की स्थापना से इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। जैसे गजनी के संदर्भ में अपन ने पढ़ा कि गजनवी का उद्देश्य भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। सोमनाथ मंदिर को उसने लुटाने, मंदिरों पर जो उसके आक्रमण हुए, तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में वास्तव में उसका जो लक्ष्य था वो धार्मिक न होकर राजनीतिक था। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की दृष्टि से ही उसने आक्रमण किए थे और उसे ये ज्ञात भी था कि साम्राज्य की स्थापना का एक स्वाभाविक परिणाम मुस्लिम धर्म का प्रसार होगा ही होगा। पर ओनली धर्म प्रसार के लिए नहीं कहा जा सकता। साम्राज्य स्थापना के क्रम में उसने मुख्य उद्देश्य वो था, लेकिन
उसको पता था कि साम्राज्य स्थापना होगी तो ऑटोमेटिक इस्लाम धर्म का प्रसार इस क्रम में होगा। तो मोहम्मद गोरी गजनी का उत्तराधिकारी, अंतिम जो खुसरो शासक था उसको पराजित करके जो गद्दी प्राप्त की। खुसरो पराजित होने के बाद पंजाब आ गया, तो कैसे पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार करना उसका उद्देश्य रहा। तो ये गोरी के बारे में, गोरी के भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे, गजनवी वंश के साथ उसका जो वैमनस्य था, खुसरो को पराजित करके खुसरो जो भाग गया उसके पीछे पंजाब मुल्तान पर अधिकार का दावा, गजनी का उत्तराधिकारी होने के नाते पश्चिम में साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के मध्य ख्वारिज्म के शासक से भी वो सफलतापूर्वक लड़ना चाहता था। यश की प्राप्ति, साम्राज्य स्थापना और इस्लाम की सेवा या इस्लाम का प्रसार इस क्रम। नेक्स्ट देखते हैं जो गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किए, तो प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे, किस तरीके से किए, कैसे किए। तो गोरी के भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण 1175 से 1206 ईस्वी तक योजनाबद्ध तरीके से भारत पर आक्रमण किए। पहला आक्रमण मुल्तान, सिंध व पंजाब की विजय। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया और वहाँ जो इस्माइल कबीले के मुसलमान लोगों को परास्त करके मुल्तान पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी क्रम में सिंध और पंजाब का जो अभियान किया, सिंध पंजाब पर उसकी विजय। आगे फिर अपन सीक्वेंस क्रम में देखेंगे कि आगे पूर्णतः पंजाब व सिंध का अधिकार उसने कैसे किया था। नेक्स्ट उच्च पर अधिकार भी कहा जाता है कि वहाँ के राजा की रानी से मिलकर उसने धोखे से उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट गुजरात पर आक्रमण। गुजरात के जो शक्तिशाली शासक भीमदेव पर चढ़ाई की, परंतु उसे वहाँ मुँह की खानी पड़ी, वापस जान बचाकर भागना पड़ा। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया गया था इसके द्वारा। तो गुजरात का आक्रमण 1178, शासक था सोलंकी शासक भीमदेव। नेक्स्ट पंजाब व सिंध पर आक्रमण। तो गुजरात पर आक्रमण के पश्चात उसने बड़ी कूटनीति से काम लिया और जम्मू के जो राजा से गठजोड़ कर पंजाब और सिंध के शासक खुसरो मलिक पर हमला किया। पेशावर और सियालकोट क्षेत्र को अपने अधीन कर उसने लाहौर की ओर कूच किया। अब युद्ध क्षेत्र में उसे खुसरो मलिक के विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसने एक चाल चली और खुसरो के बेटे को धोखे से बंदी बनाकर कुछ समय पश्चात उसे मरवा दिया। इस प्रकार पंजाब और सिंध पर अधिकार करने में मोहम्मद गोरी को सफलता प्राप्त हुई। तो पंजाब और सिंध के प्रदेश पर उसके द्वारा अधिकार किया जाना। नेक्स्ट भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना या निर्णायक घटनाएं मानी जाती है कि तुर्की आक्रमण के विरुद्ध भारतीय राज्य या राजपूत राज्यों का जो विनाश हुआ। तो त्राइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में। अब 1191 ईस्वी पंजाब और सिंध को अब जीत कर वह दिल्ली की ओर बढ़ा। अब इस समय दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के जो शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान उनका राज्य था और उसने अन्य राजपूत राजाओं को भी अपने साथ मिलाया और गोरी का मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर आगे बढ़ा। तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और राजपूत सैनिकों ने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिए। उनका धैर्य जाता रहा। कहा जाता है कि जो मुसलमान सैनिक थे युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। तो यहाँ राजपूत शासकों के द्वारा, राजपूत सैनिकों के द्वारा वीरता दिखाई गई। मोहम्मद गोरी भी घायल हुआ, परंतु एक खिलजी घुड़सवार उसकी सहायता से वह मैदान से भागने में सफल हो गया। तो निर्णायक जो लड़ाई रही, निर्णायक नहीं, त्राइन की पहली जो लड़ाई रही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें गोरी की सेना परास्त हुई। नेक्स्ट तराइन की द्वितीय लड़ाई। दोनों युद्ध क्रमशः एक 1191 दूसरा 1192। अब चूंकि मोहम्मद गोरी ने भारत विजय का दृढ़ निश्चय कर रखा था, इसलिए उसने हारने के बाद भी साहस नहीं छोड़ा और दूसरे ही वर्ष 1192 में उसने पूरी तैयारी के साथ, कहा जाता है कि 1,20,000 सैनिकों सहित भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। अब इस समय जो पृथ्वीराज दिल्ली का शासक था, उसके साथ लगभग सभी छोटे बड़े राजपूत राजाओं ने उसका साथ दिया। केवल मात्र जो कन्नौज का शासक जयचंद था, व्यक्तिगत शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दे पाया, तो वो अलग था। बाकी सभी शासक एक छत्र राजपूत शासकों के प्रतिनिधित्व के रूप में लड़े। तराइन के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में आरंभ में राजपूतों का पलड़ा भारी था और
विजय की उन्हें पूरी आशा थी। लेकिन इस स्थिति में मोहम्मद गोरी ने एक चाल चली, क्योंकि वो पहले युद्ध में पराजित हो चुका था और दूसरे युद्ध में जब राजपूतों का पलड़ा भारी था तो उसने चाल का सहारा लिया और इस चाल ने युद्ध का पासा पलट दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी अपनी सेना सहित मैदान को छोड़कर भाग गया। अब जब उसकी सेना भाग रही थी तो राजपूतों ने उसकी भागती हुई सेना का पीछा किया। तत्पश्चात मोहम्मद गोरी ने पीछे मुड़कर राजपूतों को चालाकी से हमला किया और राजपूत उसकी चाल को समझ नहीं सके और उसके हमले का सामना नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई। पृथ्वीराज घायल हुआ, पकड़ा गया और उसका वध कर दिया गया। इस विजय से मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी एक महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक लड़ाई रही कहा जा सकता है। इतिहासकार वी ए स्मिथ का कहना है कि तराइन की यह लड़ाई एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई थी, क्योंकि इससे मुसलमानों के लिए भारत विजय का मार्ग बिल्कुल साफ हो गया था। तो ये जो तराइन की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गोरी के जो अभियान थे। तो 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में सभी राजपूत शासक पृथ्वीराज के समक्ष थे, केवल कन्नौज के शासक को छोड़कर। तो अब स्थिति में कन्नौज के शासक को भी पराजित करना जरूरी था मोहम्मद गोरी के लिए, ताकि वो उत्तरी भारत पर एक छत्र शासन स्थापित कर सके। तो नेक्स्ट नंबर आया जयचंद का। तो जयचंद की हार 1194 ईस्वी में। तो कन्नौज जैसे शक्तिशाली राज्य पर अधिकार किए बिना मोहम्मद गोरी के उत्तरी भारत की विजय अधूरी रह जाती, इसलिए उसने 1194 ईस्वी में जयचंद पर आक्रमण किया। दोनों की सेनाओं के मध्य चंदावर का एक दूसरा नाम है धंधवाड़, चंदावर धंधवाड़ के मैदान में दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और इस वजह से मोहम्मद गोरी ने कन्नौज और बनारस के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो कहा जाता है कि तराइन और धंधवाड़ की लड़ाई ने वास्तव में भारत में तुर्की शासन की नींव डाल दी। तराइन की जो निर्णायक लड़ाई 1191 1192 दोनों युद्ध, और जो चंदावर की लड़ाई 1194 में, ये तुर्की शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाकी तो कहा जाता है कि नाम मात्र की विजय थी, छुटपुट विजय थी, अलग अलग रूप से लड़े थे राजपूत शासक। नेक्स्ट गुजरात और बुंदेलखंड की विजय 1195 से 1203 ईस्वी के बीच। अब कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का वायसराय नियुक्त कर वापस गजनी लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित किया और उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य पर चढ़ाई की और वहाँ के राजपूतों को हराकर बुंदेलखंड को भी अपने अधिकार में ले लिया। तो ये गुजरात और बुंदेलखंड की विजय उसके सेनापति, उसके वायसराय कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोहम्मद गोरी खुद गजनी लौट चुका था, तो उसके द्वारा जो नियुक्त उसके सैनिक थे उनके द्वारा गुजरात और बुंदेलखंड की विजय की गई। नेक्स्ट बंगाल और बिहार की विजय। अब ऐबक की तरह उसका एक अन्य दास था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने बंगाल और बिहार की ओर कूच किया था। 1197 ईस्वी में उसने बिहार के पालवंश के शासक इंद्रमन पर आक्रमण किया। इंद्रमन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिना किसी लड़ाई के बिहार पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। अगले ही वर्ष मतलब 1198 ईस्वी में उसने बंगाल पर चढ़ाई की। बंगाल का भी बौद्ध धर्मी शासक था, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को उसने महल में घेर लिया था और कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन महल से भाग निकला और इस प्रकार मुसलमानों ने बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया। तो उत्तरी भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। अब अंतिम जो अभियान गुजरात बुंदेलखंड अभियान, उसके मोहम्मद गोरी के जो दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। बंगाल बिहार की विजय बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई। अंतिम जो खोखरों का विद्रोह हुआ था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु। अब खोखर भारत की विजय से मोहम्मद गोरी की साम्राज्य विस्तार की तृष्णा अब शांत नहीं हुई। उसने गजनी के पश्चिम में स्थित ख्वारिज़्म राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। अब यहाँ भारत आया था क्यों? ताकि वो सफलतापूर्वक ख्वारिज़्म से लड़ाई लड़ सके और पश्चिम में विस्तार कर सके, इसीलिए आया था। अपन इसके कारण में पढ़ा था। तो उसने वहाँ जाके जब वो यहाँ से लौटा
यहाँ का साम्राज्य अपने वायसराय को नियुक्त करके गया, तो वहाँ गजनी जाके उसने ख्वारिज़्म के राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु वहाँ उसको मौके खानी पड़ी। तो उसकी इस हार से प्रोत्साहित होकर अब उसको लगा कि पंजाब वालों को लगा कि जो गोरी है अपने क्षेत्र में व्यस्त हो गया, ख्वारिज़्म शासित राज्य से उसको हार का सामना करना पड़ा है। तो पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया और ऐबक इस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ, इसलिए मोहम्मद गोरी स्वयं भारत आया और भारत आकर इस विद्रोह को दबा दिया। हालांकि विद्रोह दब गया, परंतु जब वह वापस गजनी लौट रहा था तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में कुछ खोखरों ने उसका वध कर दिया था। पृथ्वीराज का जो राजकवि था चंद्रवरदाई, उसके अनुसार मोहम्मद गोरी का वध पृथ्वीराज द्वारा तीर लगने से हुआ। इसका वर्णन भी अपन पढ़ते हैं। चंद्रवरदाई की जो किताब है पृथ्वीराज रासो, उसमें जो ये कहावत प्रचलित भी है, 3 बास 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उसमें चंद्रवरदाई के द्वारा जो वर्णन किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कैसे उल्टी दिशा में पीछे की साइड तीर चलाकर मोहम्मद गोरी का वध किया गया था। हालांकि किंवदंतियाँ मानी जाती है, त्रयन के द्वितीय युद्ध के बाद अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया गया था, उसको पकड़ लिया गया था। तो चंद्रवरदाई के अनुसार मोहम्मद गोरी का वध पृथ्वीराज द्वारा तीर लगने से हुआ। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके भारतीय साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना, ये अपना सेकंड चैप्टर यही कंप्लीट हुआ। आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।